आदमी तन से नहीं मन से कमज़ोर होता है। अगर तन से कमज़ोर होता आदमी तो गांधी जी देश आज़ाद करवाने में बड़ी भागीदारी ना निभाते। हेलो हाय माय फ्रेंड्स एंड सिस्टर्स, मैं अपर्णा शुक्ला सफलता विद अपर्णा में आपका स्वागत करती हूँ। बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप सर्दियों में अपना ख्याल रख रहे होंगे और खुश होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आप लोग से फिर से मिल रही हूँ। आज बाल विकास के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। कल मैंने कुछ अवधारणाएँ पढ़ाई थी जिसके ऊपर हम लोग आगे की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं और कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट बहुत अनिवार्य है, खासकर सीटेट जो लोग दे रहे हैं, जो लोग टेट की तैयारी करना चाह रहे हैं या करेंगे, जो लोग DSSB TGT PGT एनीथिंग कुछ भी अगर वो पढ़ रहे हैं से केंद्र सरकार से रिलेटेड, राज्य सरकार से रिलेटेड या बाल विकास से रिलेटेड, तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आज कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, देखेंगे। उसके पहले पूरा लास्ट तक देखेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, नीचे कमेंट करेंगे। कमेंट भी इतने कम लोग करते हैं। सिर्फ बाबू सिंह जी ने किया है, नम्रता पाठक जी ने किया है, पूजा जी ने किया है, तो एक ही दो लोग ने किया है, ठीक है। और रीना जी ने दिया है उत्तर। तो जया सिंह, नम्रता पाठक, पूजा यादव, रीना यादव और बाबू जी ने आंसर दिया है और किसी ने आंसर नहीं दिया है। यहाँ तक का कमेंट भी किसी ने नहीं किया है। कोई बात नहीं, इतने लोग कमेंट किए हैं, उन लोग का मैं नाम ले रही हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है उन लोगों का नाम लेते हुए जो जागरूक हैं, जो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो मन नहीं लगता पढ़ाई में। देखिए, ठीक है, एग्ज़ाम नहीं हो रहा है गलत है, लेकिन एक गलत पॉइंट ऑफ व्यू से गलत भी है, लेकिन एक तरफ से सही भी है। आपको टाइम मिल गया है, इसमें कोई एज लिमिट है नहीं। एक तरफ तो आप तैयारी किए हैं, एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो बहुत गलत है, सही बात है। लेकिन ठीक है, अब नहीं हो रहा है, उसके लिए आप और हम कुछ नहीं कर सकते। तो जब तक नहीं हो रहा तब तक रिवीज़न करते रहिए। नहीं तो अब्दुल कलाम जी ने लिखा है कि जो सो जाता है ना वो कुछ नहीं पाता। जितना देर हम सोते हैं कोई उतना देर जागता है और मेहनत करके बाजी मार ले जाता है। अगर आपने ये सोच लिया एग्ज़ाम दूर है और हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। अगर आपको मुश्किल नहीं करनी है अपनी लाइफ में जो आप चाहते हैं वो अचीव करना है, एग्ज़ाम चाहे जब हो, आपको लगातार लगे रहना है, आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस लिया है मैंने आज आप लोगों के लिए। बाल विकास का सीटेट तो आ ही गया, चल ही रहा है, तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस करिए। हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब आपका पेपर पड़े तो आपके लिए लाभकारी हो जाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है, सबसे बेहतर सीखता है। कैसे? अमूर्त तरीके के चिंतन से, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग से, इंद्रियों के प्रयोग से, निष्क्रिय नेचुरल शब्दों को समझने के द्वारा। अब अमूर्त तरीका होता है जो चीज़ें देखी नहीं जा रही हैं उसको सोचना। जैसे कि आप सपने देखकर सोच सकते हो, या आप चुपचाप से बैठे हो, आपके सामने रखी बुक है लेकिन आप कॉमिक्स के बारे में सोच रहे हो, वो अमूर्त चिंतन हो गया। ये है नहीं आपके सामने, लेकिन आपके सामने पढ़ाई वाली किताब, आप सोच रहे हो अगर यहाँ पर मैगजीन होती कोई तो मज़ा आ जाता, वो अमूर्त चिंतन है, ठीक है। भाषा के नए अर्जित ज्ञान के उपयोग में जो भाषा है उसको जो आपने अर्जित किया है, नया ज्ञान आप उससे किया है, उसका प्रयोग करके सीखता है। इंद्रियों के प्रयोग से सीखता है। इंद्रियों के प्रयोग मतलब हाथ से कोई चीज़ छुआ, पैर में कोई चीज़ टच हुआ, जीभ पर उसने मिर्चा खा लिया, उसको लगा नहीं ये हरी चीज़ मिर्चा होती है, लाल चीज़ मिर्चा होती है, ठीक है। आँख में आपने नींबू का जो है संतरे का रस छिड़क दिया तो उसको पता चल गया हाँ ये चीज़ जो है ये अगर आँख में चली गई तो जो है ये लगता है आँख में, ठीक है। और निष्क्रिय शब्दों को समझने से, जो शब्द कुछ नहीं है मतलब बेकार से शब्द हैं उनको समझने में। तो जन्म से 2 वर्ष के आयु का बच्चा किस चीज़ से सीखता है ये आपको बताना है। तो पियाजे के अनुसार क्या है कि ये इंद्रियों का, क्योंकि ये संवेदी पेशी अवस्था भी इसको बोलते हैं, इस अवस्था में बालक अपने इंद्रियों के द्वारा
समझते हैं, जैसे कि देखने से, छूने से, ठीक है, कोई चीज़ पकड़ रहे हैं, कोई चीज़ मुंह में डाल रहे हैं, उसके द्वारा सीखते हैं, ठीक है। भाषा का ये अनुकरण करने लगते हैं, मतलब कि जो भाषा होती है उसको सुन लेते हैं और उसको बोलना सीखने लगते हैं, शुरू करने लगते हैं। आवाज, प्रकाश आदि को देखकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, ठीक है, समझ गए। इंद्रियों की परीक्षा, भाई आप खुद सोचो, 2 साल का बच्चा है तो क्या करेगा, वो छू के, आप बोलते हो ना नहीं नहीं बेटा उसको छूना नहीं, तो जब उसको अगर छूओगे तो जल जाओगे, तो वो ऐसे ऐसे छूता है, तो ऐसे हाथ पीछे करता है, तो फिर रोने लगता है। फिर आप दोबारा उसको बोलोगे, अगर बोल भी दोगे छू लो, तो बोलेगा नहीं छूना, नहीं छूना, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में, किशोरावस्था के दौरान। बोल रहा है सबसे अधिक गहन मतलब बहुत गहरा, ठीक है, और जटिल और बहुत मुश्किल समाजीकरण। गहरा और मुश्किल, अब गहरा क्या होता है और मुश्किल क्या होता है। गहरा मतलब बाल्यावस्था दौरान बच्चा कोई गहरा बहरा नहीं होता, वो समाजीकरण में रहता है, कहीं जो मिले वो दोस्त, जो नहीं मिले वो दुश्मन, मार पिटाई करके चले गए, दूसरे दिन गए घुल मिल लिए, ठीक है। तो ये बहुत नॉर्मल सी बात हो गई। प्रौढ़ावस्था के दौरान हम लोग इतना लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करते हैं कि जो है हम लोग का जो समाजीकरण बन चुका है बन चुका है, हम लोग सामाजिक हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। व्यक्ति का पूरा जीवन, व्यक्ति पूरे जीवन में कुछ ना कुछ नया करता है, कहीं किसी से मिलता है, कहीं किसी को छोड़ता है। लेकिन जो किशोरावस्था होती है ना, वो पहले बात तो आदमी, बच्चा जो समाजीकरण होता है वो जब हो जाता है बहुत मतलब संलग्न हो जाता, बहुत ही इंटर चला जाता, बहुत ही अंदर चला जाता है। जैसे आप सपोज दैट जो बच्चे 17-18 साल के होते हैं, 12 साल 15 साल के होते हैं, वो किसी भी लड़की या किसी भी लड़के अपोजिट लिंग पे क्या होता है, प्यार का जो भूत चढ़ता है वो बहुत बुरी तरीके से भूत चढ़ता है। ऐसा भूत चढ़ता है वो किसी भी बाबा के झाड़ने से उतरता नहीं है, कितना भी झाड़ू मारो, कितना भी डंडा मारो, कितना भी फूंक लगाओ, उतरता नहीं। कब उतरता है, जब वो बेकार हो जाते हैं, एकदम से ज़िंदगी खराब कर लेते हैं, तब वो भूत अपने आप धीरे 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 सरकता हुआ पैर की तरफ से निकल के चला जाता है। और यही सबसे जटिल भी होता है, गहन है, बहुत गहरा भी हो जाता है और बहुत कठिन भी होता है। पहली बात तो ये, किसी के अगर अंदर जाते हैं, किसी के दिल के अंदर, तो बहुत अंदर घुस जाते हैं, और जब इनको जो है कठिन, बहुत कठिन भी हो जाता है, अगर इनको छोड़ दिया जाए या छूटने की स्थिति आ जाए तो आत्महत्या करने पर उतारू हो जाते हैं। तो ये किशोरावस्था ऐसी अवस्था होती है जो बहुत मुश्किल होती है, अवस्था होती है, बहुत मुश्किल अवस्था होती है। आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, गत्यात्मकता, स्थिर, प्राथमिक, गौण। तो जो आपका वंशानुगत या आनुवंशिकता गुण प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होता है, ठीक है, अपने माता पिता से मिलता है, जो कि एक स्थिर प्रभाव का होता है। क्या होता है, स्थिर प्रभाव का। वातावरण प्रभाव से इन गुणों को दिशा व दशा मिलती जरूर है, लेकिन वातावरण सामाजिक संरचना का जो है एक पहलू है, गत्यात्मक पहलू है, ठीक है, जबकि वंशानुक्रम एक स्थिर पहलू है। वातावरण गत्यात्मक मतलब हो गया कि आज आपको सर्दी लग रही है तो आप सर्दी के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, आज आपको गर्मी लग रही है गर्मी के अनुसार ढाल लेते हैं। आप कहीं पड़ोसी में गए, आपके यहाँ कुछ ओकेज़न है या कुछ फेस्टिवल है या कोई भी चीज़ें हैं, तो आप वहाँ पर गए, उस अनुसार से कपड़े पहने, उस अनुसार से भोजन किए, उस अनुसार से आप बातचीत किए, ढल गए। लेकिन वंशानुक्रम जो है वो स्थिर है, उसको आप बदल नहीं सकते। जैसे आपकी मम्मी का बाल गोल्डन है तो आपका बाल गोल्डन है तो है, अब आप उसको मेहंदी लगा के कलर करो या आप कलर लगा के कलर करो, लेकिन वो स्थिर है, वो बदलने वाला नहीं है, ठीक है। तो वंशानुक्रम का जो होता है वो स्थिर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीखने की वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल आलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत पर संबंध रखता है। व्यवहारवादी, संरचनावादी, संज्ञानवादी, विकासवादी। तो सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकन, अब अवलोकन कहाँ होता है, जैसे आप मेरे साथ बातचीत कर रहे हो, आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, अब आप मेरी आवाज़ का अवलोकन कर रहे हो, आप मेरी आवाज़ को देख रहे हो, मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, देख नहीं रहे हो, मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, मेरी आवाज़ का अवलोकन कर रहे हो। अब मैं अगर कहीं गलत बोलती हूँ तो आप तुरंत लिखते हो कि दीदी आपने ये गलत बोला है, और मैं कहीं सही बोलती हूँ तो आप उसका अप्रिसिएट करते हो, दीदी बहुत अच्छा आपने पढ़ाया, या दीदी आपने ये चीज़ें बहुत अच्छी बताई। चाहे आप मेरे ग्रुप पर है, कहीं भी ऐसा, मैं अपने लिए एक उदाहरण दे रही हूँ, आप अपने मम्मी को देख लो, कहीं देख लो, ठीक है। तो अवलोकन जो होता है ना, व्यवहारवादी पर होता है, संरचनावादी बनाना नहीं होता, संज्ञानवादी दिमागदार नहीं, विकासवादी बढ़ोतरी नहीं। जो अवलोकन होता है वो देख दाकर व्यवहारिक ज्ञान होता है, ठीक है, कि मम्मी रोटी बना रही हैं तो आप भी रोटी बनाना सीख जाते हो, पापा आपके जो है बढ़िया कुछ करते हैं, कोई काम करते हैं तो आप उसको देख लेते हो, ठीक है। आपके भैया बढ़िया जो है मोटरसाइकिल साइकिल आपको चलाना सिखा देते हैं, आप उनको देख देख के आप भी सीख जाते हो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए एक विद्यार्थियों की सहायता करना, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्ति करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। ठीक है, तो क्या है इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या है कि विद्यार्थियों की, पहले क्वेश्चन दोबारा समझिए, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण, मतलब कि आपको समझ के लिए शिक्षण की बात हो रही है, आप जो पढ़ते हैं वो समझ के पढ़ते हैं। विद्यार्थियों को एकांकी मतलब जो होता है ना कि राजा ने ये कहा, फिर लिखा जाता है मंत्री ने ये कहा, फिर लिखा जाता है सिपाही ने ये कहा, वो एकांकी होता है, एकांकी नाटक होता है। एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने योग्य बनाना उनकी सहज समझ या सूझ को विकसित नहीं करता है, यह मात्र रहने पर बल देता है, इसलिए यह समझ के लिए शिक्षण की प्रदर्शित नहीं करता। ठीक है, शिक्षण को कौन सा प्रदर्शित नहीं करता है? तो एकांकी वगैरह जो होती हैं वो सिर्फ आप देख सकते हो, सुन सकते हो, वो आपके शिक्षण को नहीं व्यवहारित करती। शिक्षण को कोई चीज़ व्यवहारित करती है, अगर बताती है कोई, अगर तो आप किसी की, मान लो अब्दुल कलाम की स्टोरी सुन लिया आपने, अब्दुल कलाम जी की, या आपने जो है भगत सिंह जी की स्टोरी, किसी की स्टोरी सुन लिया, तो वो चीज़ें ऐसी होती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, वे उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो ऐसी बात नहीं है कि बच्चे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वो अपने काम में लगे रहते हैं, ऊर्जा कम है या ज़्यादा है उसका नहीं पता चल पाता है, थक गए तो हट गए, जब तक नहीं थके तब तक लगे हैं। वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। ठीक है, तो सही है, वो जो काम आप बोलो नहीं करना है वो काम वो करते हैं। ठीक है, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। बिल्कुल, छोटे बच्चे, कोई जैसे बड़े लोग हो जाते हैं तो उनको लगता है, छोटे बड़े बच्चे से बोल दो कि बेटा जरा जाओ ये फला काम कर दो, तो वो ऐड मैड करते हैं। लेकिन छोटे बच्चे होते हैं, उनसे कहते हो बेटा जरा जाओ गिलास वाला वो गिलास रखा उठा लो, तो बच्चे तुरंत फटाक से भागे जाते हैं। और अगर बीच में किसी ने मांग लिया, लाओ मैं रख देता हूँ, तो ना, दे नहीं सकते वो किसी को। मम्मी मांगी है, दीदी मांगी है, पापा मांगी, कोई भी मांगा है वो उसी के हाथ में जाकर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वह हमेशा सफल होते हैं। ऐसी बात नहीं है, जब आदमी काम करता है तो सफल और असफल दोनों होता ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? उसे क्या नहीं करना चाहिए? तो उसे विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना चाहिए, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना चाहिए, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना चाहिए, तनाव को नियंत्रित करना सिखाना चाहिए। तो जो शिक्षिका है उसको हमेशा वो विशेष ध्यान के लिए समकक्षियों को अलग नहीं कर सकता, वो किसी भी बच्चे को, इसीलिए समायोजन वाली शिक्षा इसको बोली जाती है। किसी को अलग शिक्षा नहीं देनी, सबको एक साथ शिक्षा देनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। छोटे शिक्षार्थियों के निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं, मतलब पढ़ने कठिनाई का नहीं है? शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। ठीक है, जैसे सुसंगत वर्तनी में कठिनाई सही है, पठन कठिनाई ये जो है न हो सकती है, वर्ण के शब्द को पहचानने में भी हो सकती है, पठन गति के प्रभाव में भी हो सकती है, शब्दों और विचारों के समझने में कठिनाई होती है अगर, तो वो पठन कठिनाई नहीं, पढ़ने वाली कठिनाई नहीं है। ठीक है, शिक्षार्थियों को आत्म नियम की ओर संकेत करता है। विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय, स्व अनुशासन एवं नियंत्रण, अपने सीखने एवं स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। ठीक है, तो अपने सीखने एवं स्वयं पर्यवेक्षण करने के लिए आत्मनियम की ओर संकेत करता है शिक्षार्थियों के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता है? व्यवहार का अध्ययन सीखना, अनधिगम
यानी कि इसको हम लोग होता है अनलर्निंग भी सीखने का हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। सीखना कुछ ऐसी चीज़ जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं, मतलब कि जो सीखने का लक्षण है उसके रूप में ये नहीं है। व्यवहार का अध्ययन सीखना, ठीक है, व्यवहार का अध्ययन कोई मतलब सीखना नहीं होता। मतलब कि आप व्यवहार को सीखने के लिए भी आप जो है प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कोचिंग ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। व्यवहार को सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस कोचिंग नहीं लिखना होता है, या किसी भी प्रकार से सीखने का लक्षण नहीं है, क्योंकि व्यवहार ये अनुकरण के द्वारा किया जाता है, इसलिए अनुकरण के द्वारा ये आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धांत के रूप में रचनावाद सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। शिक्षण की प्रभुत्व स्वाली भूमिका का निर्माण करता है, यह बल देता है। अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। सिद्धांत के रूप में रचनावाद है। तो जो आपका सिद्धांत के रूप में रचनावाद है वो दुनिया के बारे में एक अपनी दृष्टिकोण निर्मित करने में, दुनिया के बारे में एक अपनी दृष्टिकोण निर्मित करने में भूमिका का बल देता है। रचनावाद एक सिद्धांत शिक्षार्थी को दुनिया के बारे में सोच विचार कर उनको समझने बूझने की शक्ति देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो सृजनात्मक मतलब बहुत दूर तक सोचना, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, पार्श्व यानी कि लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण में तो बहुत अच्छा है, बहुत बुद्धिमानी है। लेकिन सृजनात्मक शिक्षार्थी वही है जो अपनी समस्या समाधान या किसी को समस्या समाधान से बाहर निकाल सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास। तो अवधारणा मतलब होता है कि सोच, अवधारणा मतलब क्या होता है, सोच। तो किसी की सोच को अगर जो है देखा जाए तो वो विकास का मुख्य रूप से बौद्धिक, भाई उसकी बुद्धि जैसी होगी वो वैसी सोच रखेगा, ठीक है। तो किसी की सोच जो होती है, अवधारणा मतलब सोच का विकास बौद्धिक विकास के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, बुद्धि के एवं विकास के सिद्धांतों, विकास की दर में। तो विकास क्रम एक ही होता है, बच्चा 1 साल का, 2 साल का, 4 साल का, 6 साल का, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, ये सारी चीज़ें सामान्य ही हैं, सबकी अवस्थाएं एक ही होती हैं। लेकिन विकास के सामान्य क्षमता भी सबके अंदर होती है, ठीक है। बुद्धि और विकास के सिद्धांत, बुद्धि और विकास के सिद्धांत हर विद्यार्थी, हर शिक्षार्थी, हर बच्ची के साथ चलते हैं। विकास की जो दर होती है वो धीरे तेज होती है, ठीक है, वो क्या होती है, धीरे तेज होती है, वो सब अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शरीर विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन किसका है, सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता। कथन मतलब कैसा है, सत्य है या असत्य, सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास के पक्षों के साथ कोई प्रभावित नहीं होता है। गलत है, क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत का मामला है। तो आपको पता है कि कोई भी शारीरिक विकास है तो विकास के सारे पक्षों के साथ वो संबंधित रहता है, अंतर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इरफान खिलौने को तोड़ता है, उसके पुर्जे को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। क्या कहेंगे आप इसको, उसकी जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे, उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे, उसे समझाएंगे खिलौने को नहीं तोड़ना चाहिए, इरफान को खिलौने से कभी खेलने नहीं देंगे, उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। तो ये जाहिर सी बात है भाई, आपका बच्चा अगर खिलौना वगैरह तोड़ रहा है तो उसको प्रोत्साहित कीजिए और उसको जिज्ञासा दिखाइए, उसकी जिज्ञासा को देखिए और उसको खिलौने के अलावा दूसरी तरफ जो है मोड़िए ताकि वो और आगे जाकर बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करता है। शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने
चाहिए शिक्षार्थी को सामाजिक स्तर में पहचानने में, शिक्षार्थी को आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। बच्चे के विकास सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम मतलब भिन्न भिन्न चीज़ें सीखने में, शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में ये क्या करता है, असर करता है। शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए या उचित, अब भाई क्यों पढ़ाना चाहिए क्या मतलब है, सबको पता है उसको विद्या चाहिए, उसको पढ़ाना अनिवार्य है। शिक्षार्थी को सामाजिक स्तर पर, अब उसको शिक्षार्थी सामाजिक स्तर क्यों अभी पहचानेगा, वो धीरे धीरे पहचान लेगा। इसको आपके जो है अध्यापक को कुछ करने की जरूरत नहीं है। शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि, अब उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि गरीब है अमीर, उससे क्या लेना देना किसी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है, सही बात है भाई, हर कोई अलग अलग है। सभी शिक्षार्थी एक सामान्य पाठ्यचर्या संभव नहीं है, सही बात है। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं की विकसित करना असंभव है, बिल्कुल सही है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्राथमिकताओं में एक समान नहीं होते हैं, ये ही आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट हैं, ये एकदम सही। इसका अर्थ ये है, और सारी चीज़ें ठीक हैं कि सभी शिक्षार्थी एक समान पाठचर्या संभव नहीं है। तो पाठचर्या एक समान, पाठ जो है पुस्तक एक समान होती है, उनको पढ़ाया एक ही समान जा सकता है, हाँ वो अलग है, थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असम, विषम रूपी मतलब बहुत अधिक, बहुत बड़ी कक्षा हो तो शिक्षा जो रुचियां हैं उसको जो है वो शिक्षार्थी की क्षमताओं को उसको विकसित करना थोड़ा सा कठिन, लेकिन फिर भी किया जाता है, संभव है करना, ठीक है। शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और ना ही उसके लक्ष्य समान होते हैं, नहीं, लक्ष्य समान हो सकते हैं, विशेषताएं भी समान हो सकती हैं, ठीक है। ऐसी कोई मानी बात नहीं है कि नहीं लक्ष्य, भाई मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहता तो सकता आपका बेटा भी डॉक्टर बनना चाहता हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते, उनकी रुचि एक समान नहीं होती है। कोई मैथ पढ़ना चाहते तो कोई हिंदी पढ़ना चाहते तो कोई साइंस पढ़ना चाहते कोई एसएसटी, तो एक समान नहीं होता। यानी कि ऑप्शन नंबर एक मिनट ऑप्शन नंबर आपका क्या चला जाएगा, सही सी, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों को सही हो सकता है, बिल्कुल गलत है। ये एक जो है दिमाग वाली बात है, मूर्खतापूर्ण बात है कि पुरुष बुद्धिमान है स्त्रियां मूर्ख, स्त्रियां बुद्धिमान है पुरुष मूर्ख, ऐसा कुछ नहीं है, सब समान है, कभी स्त्री का दिमाग तेज चलता है तो कभी पुरुष का। क्रिस्टीना अपनी कक्षा के क्षेत्र भ्रमण पर जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, किसकी ओर संकेत करता है, आकलन का सीखना, मतलब जो उसने आकलन किया है उसके द्वारा वो सीखी है, आकलन के लिए सीखना, जो आकलन करना है उसके लिए सीखी है, आकलन का सीखना जो उसने देखा है उसके द्वारा सीखा है, सीखने का आकलन जो उसने सीखा है उसका आकलन किया जा रहा है, सीखने के लिए आकलन, अब जो सीखना है उसके लिए पहले आकलन करना है। तो जब हम लोग कोई चीज़ सीख लेते हैं और सीखने के बाद हम सोचते हैं कि हमने क्या सीखा, क्या सही था, क्या गलत था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत है, नहीं है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, प्रतिवर्ती, निरंतरता, अनुक्रमिकता। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है, जो मानव का सिद्धांत है, मानव का विकास है, वो होता है, पहले मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को कि पहले सामान्य होता है, कम होता है, उससे अच्छा, उससे अच्छा, उससे अच्छा, ऐसे ही होता है, ठीक है। उसके बाद में निरंतरता रहती है विकास में, मानव के निरंतर, अनुक्रमिक भी रहता है, ठीक है, क्रमिक और अनुक्रमिक दोनों रहता है, तो इसलिए उसमें भी समझ, लेकिन प्रतिवर्ती नहीं होता है, मतलब कि क्या है कि वो जो है पुनः प्रारंभ नहीं होता, एक बार जो हो जाता है, एक बार बच्चा 5 साल का होगा दोबारा 4 साल का होकर 5 साल का नहीं होगा, ठीक है, तो प्रतिवर्ती नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है निःशक्त बच्चों में शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। निःशक्त मतलब किसी भी कारण से बच्चे जो दिव्यांग हैं या किसी कारण में से कुछ भी बुद्धि कम है, हाथ पैर में कोई समस्या है, तो के लिए समेकित शिक्षा केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य, समेकित मतलब सबको एक साथ बैठाकर बच्चे को पढ़ाया जाए,
तो निःशक्त बच्चों में शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना क्या है? मुक्त विद्यालयों का काम है, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन विद्यालय का काम है, नियमित विद्यालयों का काम है, विशेष विद्यालयों का। तो मुक्त विद्यालय दूरस्थ शिक्षा बच्चों को नहीं दी जा सकती है, छोटे बच्चों को। ब्लाइंड रिलीफ ये अंधे बच्चे जो होते हैं, आँख से बेचारे वो नेत्रहीन होते हैं, दिव्यांग नेत्र से होते हैं, उन्हीं के लिए है। नियमित विद्यालय में निःशक्त बच्चे कमज़ोर हैं, हाथ नहीं उनका सही है, पैर नहीं सही है, तो वो सामान्य विद्यालय में पढ़ सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों को प्रभावित नहीं करता। तो सब चरणों को संवेग प्रभावित करता ही करता है, ठीक है। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है, तो सीखना मानसिक क्रिया नहीं है, शारीरिक क्रिया भी है। हाथ चलाना, पैर चलाना, ये भी है। बच्चों के द्वारा की गई त्रुटियां या संकेत करती किसी तरह से सीखना नहीं हुआ, लेकिन कहा जाता है त्रुटियां यानी कि गलतियों से ही सीखना होता है, ठीक है। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जहां पर संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थी संतुष्ट करने वाला हो। तो बिल्कुल सही बात है, सीखना वहीं पर हो पाता है, ठीक है। आप कोई चीज़ सीखना चाह रहे हो, आपको जो है जैसे ही आपको कुछ गलत हुआ कि कैसे गलत हो गया, बेवकूफ़ कहीं की, तुम्हें कुछ आता नहीं है, बेकार लड़की हो, तो वो दोबारा आपका मन ही नहीं करेगा वहाँ पर जाने के। लेकिन कुछ गलत हो गया, किसी ने कह दिया अच्छा कोई बात नहीं, दोबारा फिर से देख लो, हो सकता है आपकी अच्छा हो जाए, तो आपका मन कर चलो ठीक है एक बार और थोड़ा और मन लगा के देखती हूँ, ठीक है। उसी तरह से मैं आपको बताऊँ, मैं सबसे पहले गुलाब जामुन बनाई, तो जब मैं पहली बार गुलाब जामुन बनाई तो मुझे सारे फट गए, तो मैं कभी बनाई भी नहीं थी। तो मैंने क्या किया, मैं बोली अब तो मैं नहीं बनाने वाली, पूरा तेल ख़राब हो गया, किचन ख़राब हो गया, ये वो। तो मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं, तो वो आई मेरे पास और बोली, हमने कहा कि अम्मा सारा ख़राब हो गया, अब नहीं बनाना मुझको। तो अम्मा ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, अभी है पाउडर है पैकेट में, आज नहीं कल दोबारा बनाना, हो सकता है अच्छा बन जाए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कल देख लेते हैं। फिर दूसरे दिन मैंने बनाया तो ठीक ठाक बना, बहुत अच्छा तो नहीं बना, मैं टीवी की तरह नहीं बताऊँगी, नहीं बहुत अच्छा बना, ठीक ठाक बन गया। अब तो मैं फिलहाल ठीक ठाक क्या अच्छा बनाने लग गई हूँ, ठीक है। तो वो सीखने की मतलब गलती हुई तो हम लोग उससे सीखे। मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए या निर्णय लेने की कि क्या विद्यार्थी अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, शिक्षार्थियों को उपलब्ध को मापना। तो निर्णय लेना कि विद्यार्थी अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए नहीं, ये कोई मतलब नहीं मूल्यांकन का है, ठीक है। ये तो एक हो गया, मतलब एक मतलब क्या बताऊं, जो आज के समय के स्कूल्स हैं उसकी बात हो गई, ठीक है। सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार। अब बच्चा सीख रहा है तो आपने मूल्यांकन किया कि हाँ बच्चा कितना सीखा, क्या कमी थी, और अगर ये कमी थी तो इसको मुझे सही करना है। तो ये मूल्यांकन की असली प्रक्रिया है। शिक्षार्थियों की गलतियां निकालना कोई मूल्यांकन नहीं होता है। शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, हाँ कितना सफल हुआ, इसको आप अंकित करोगे तो ये भी गलत बात है, ठीक है। तो आपका बी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थी को पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण के शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है। यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है, जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। सही बात है, कोई नई जानकारी मिलती है उसमें हम लोगों ने पुरानी जानकारी और जोड़ दी है तो वो और बड़ा हो जाता है और विकास होता है, उसमें और जानकारियाँ मिलती हैं। तो पुनः स्मरण या प्रत्यास्मरण यही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सृजनात्मकता उत्तरों के लिए आवश्यक। सृजनात्मक मतलब बहुत ब्रॉड, विस्तार, फैलाव। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, अत्यंत अनुशासित, प्रत्यक्ष विशिक्षण, प्रत्यक्ष प्रश्न, विषय वस्तु आधारित। तो मुक्त उत्तर वाले मतलब कि आप कुछ भी, कोई आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि जो है ठीक है राम वन में क्यों गए थे, तो बच्चा अपने हिसाब से लिखेगा कि राम वन में क्यों गए थे। आपने सिर्फ यही एक उसको बोल दिया कि राम वन में वनवास के लिए गए थे और बच्चे बेचारे बस वही लिखते। लेकिन अगर आपने उनको पूरी छूट दे दी कि आप लिख दो राम जी वन में क्यों गए थे, तो कोई बच्चा लिखेगा रावण मारने के लिए गए थे, कोई बच्चा लिखेगा हिरण मारने के लिए गए थे, कोई बच्चा लिखेगा घूमने के लिए गए थे, कोई बच्चा लिखेगा सीता जी के लिए गए थे, कोई बच्चा कुछ लिखेगा। तो यही होता है, खुले में बच्चे को भेजना है, एकदम से वो मुक्त होकर जो है आंसर दे, ठीक है। तो सृजनात्मक उत्तर वही होता है। शिक्षार्थियों को
या के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने के लिए? तो बिल्कुल, जब अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेगा तो वो आगे बढ़ेगा। शिक्षक जो पूछ सकते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उनके लिए बच्चों को ठीक है प्रोत्साहित कर सकते हैं। एक मिनट, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को याद करने के लिए, कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए, समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने के लिए। तो शिक्षार्थियों को हम लोग क्या करेंगे कि शिक्षक से पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को जिसके उत्तर याद दिए गए हैं, ऐसा नहीं है। तो आपका क्या आ जाएगा? अच्छा, किस लिए प्रोत्साहित नहीं करना? तो शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन्हीं प्रश्नों को क्यों याद करें? भाई शिक्षक तो मान लीजिए आपके शिक्षक हैं, किताब की चीज़ें पूछे तो आप उसी प्रश्न को याद करेंगे, तो उससे ज़्यादा बाहर अगर बच्चा नहीं याद करेगा तो उसके दिमाग कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल संकीर्ण मानसिकता हो जाएगी उसकी। ठीक है, कक्षा के अंदर बाहर प्रश्न पूछ सके उसको छुट्टी देनी चाहिए, बिल्कुल आप पूछ सकते हो। पाठ्यक्रम का उस हिस्सा ले, वो भी समूह जो है कार्य में एक दूसरे से जो शिक्षार्थी हैं उनके साथ सक्रिय रूप से कार्य करें। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका ये यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी एवं खेल, दत्त कार्य, मौखिक प्रश्न। तो आपका जो है, जो आपका रचनात्मक कार्य नहीं है वो सत्र परीक्षा है। भाई सत्र परीक्षा होगा तो बच्चा उसमें घूमता रहेगा, याद करता रहेगा, पढ़ता रहेगा। प्रश्नोत्तरी और खेल तो बच्चे मतलब हैं ही रचनात्मक, कभी बैडमिंटन खेल रहे हैं, कभी गिट्टी खेल रहे हैं, कभी गोली खेल रहे हैं, कभी बैट बॉल, कभी फुटबॉल, कभी लूडो, कभी चेस, कभी कुछ। ठीक है, दत्त कार्य मतलब जो आपने काम दिया है वो उन्होंने काम किया और अपना कापी किताब बटोरा, बस्ते में भर लिया, छुट्टी। ठीक है, मौखिक प्रश्न, अब मौखिक प्रश्न भी उसके लिए एक जो है रचनात्मक ही है। तो क्या है? दत्त कार्य आपका रचनात्मक कार्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद होना चाहिए। सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना चाहिए। ठीक है, अब क्या है? विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती, अब उसको सीखने में रिक्त रह गया है अगर, तो उसमें क्या होना चाहिए कि अब आप पाठों को दोहराएंगे तो क्या उसकी रिक्तियां खत्म हो जाएंगी? या शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। अब जब उसके में रिक्ति है, उसके में कुछ कमी है सीखने में, तो अब उसकी क्या उपलब्धि उसके अभिभावक को बताओगे? समुचित उपचारात्मक कार्य करना है या सघन अभ्यास कार्य? अब सघन अभ्यास कार्य कराओगे, अभी तो उसके बेचारे की जो है जो सीखने में जो कमी रहेगी उसको आपने पूरा नहीं किया और उसको जो है आप और कार्य सघन अभ्यास कार्य कराने लगे। तो पहले उसको क्या करेंगे? आप उसका उपचार करेंगे, उसकी सारी जितनी भी समस्याएं होंगी उसको समाप्त करेंगे, उसके बाद जो काम करना होगा करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाज में बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु, योग्यता को चुनौती देना, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बताने के लिए कारक के रूप में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। तो भारतीय समाज में बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए किसमें? कि आपके भारतीय जो है जीवन में जो संसाधन के रूप में देखा जाता है कि जो विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाता है। भाई बच्चा कई भाषा सीख सकता है तो वो विद्यालय के जीवन को अपने अच्छा बना सकता है। वो यहाँ पढ़े या तमिलनाडु में पढ़े या वो गोवा में पढ़े या वो जो है इधर बिहार में पढ़े, कहीं भी पढ़े, उसके लिए सबको समस्या हल रहती है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल से इम्पॉर्टेंट थे। आप इसको देखेंगे, समझेंगे, नोट करेंगे और आप बताइए कितने क्वेश्चन सही हुए थे। आपको ये बताना नीचे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, जरा मैं देखूं। अगर आप सीटेट पढ़ने वाले हैं तो कितने क्वेश्चन सही हैं, DSSB वाले हैं तो कितने क्वेश्चन सही है, KBS PRT वाले हैं तो कितने क्वेश्चन सही है, पता चलेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो वॉइस क्वेश्चन के माध्यम से। तब तक के लिए बाय।